हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आज आप लोगों को CDP प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं, जो आज का क्वेश्चन रहेगा 20 दिसंबर 2021 वाला। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज 30 क्वेश्चन का सेशन रहेगा। इसी तरह का आपको 30 क्वेश्चन का सेशन मिलते रहेगा। जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अच्छा लगे तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोगों का। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहला आपका है ऑप्शन, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दीजिए फ्रेंड्स, जवाब दीजिए, चारों में से कौन सा हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है नहीं वाला। क्या पूछा है? नहीं वाला, जो आपका नहीं है। यहाँ देखिए, नहीं वाला पूछा है, ठीक है। ये नहीं में जो है, इसलिए इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो देखिए, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि विकास बहुदिशीय होता है। इसीलिए एक नंबर का जो आंसर होगा ये क्या होगा? एक नंबर होगा, ठीक है। एक नंबर का आंसर ये नंबर होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। क्या हमसे पूछा है? नहीं वाला पूछा है कि इनमें से कौन नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये सब जो दिखाई पड़ता है ये सब क्या है? सही है। ये सब क्या है? सही है। ये सब क्या है? सही है। बाकी आपसे क्या पूछा था? जो नहीं है। तो नहीं वाला तो यही ना है, ये विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। यही आपका गलत है, गलत ही आपको पूछा गया है। चलिए 2 नंबर का देखिए क्या है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। ध्यान दीजिएगा, शीर्षगामी सिद्धांत किस विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो शीर्षगामी जो होता है वो किस पर होता है? मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास कहलाता है। किस पर लागू होता है? गामक विकास पर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, ये सब नहीं होगा। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सब नहीं होगा। तो शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास की ओर लागू होता है। कोई दिक्कत? आराम से आप लोग समझ आइएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? सही हो गया। थैंक यू। आगे देखिए 3 नंबर का देखिए आप लोग। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सा है। बढ़िया समझिए। 3 नंबर में कहता है भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या युवा अवस्था। बढ़िया समझिए। कहता है 3 नंबर में, क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जन्म पूर्व समय का, प्रारंभिक अवस्था। तो आपका आंसर होगा प्रारंभिक अवस्था। कौन सा होगा?
प्रारंभिक अवस्था, कोई दिक्कत? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत? ये जो ऑप्शन नंबर बी जो दिखता है यही क्या हो गया आपका? सही होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन। चार नंबर का देखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके पास? 4 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार में आरंभ होने वाले वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा। परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपनी पहचान शुरू करते हैं, सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, क्या कहलाती है? ये आपको जवाब देना होगा। तो 4 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक समाजीकरण। परिवार में आरंभ होने वाला, परिवार में जो आरंभ होता है उसको क्या कहलाता है? प्रारंभिक सोशलाइजेशन कहलाता है, प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। आप लोग भी जानते होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये द्वितीय समाजीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय समाजीकरण स्कूल होता है, मीडिया होता है ना, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए आराम से। पहले आप लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ऑप्शन है आपका पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। आपका दूरस्थ तो होगा ही नहीं, है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पारंपरिक चरण, क्योंकि स्टार्टिंग जो होता है समाज का कौन सा में होता है? पारंपरिक में होता है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये बी। ये जो ऑप्शन नंबर बी जो दिखता है ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आइए 6 नंबर के सवाल में, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? बढ़िया समझिएगा। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना, सिर्फ शामिल करना है। बात समझ गए ना? क्या करना है? शामिल करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मसात्करण हो जाएगा। क्या कहलाएगा? आत्मसात्करण। ये जो ऑप्शन नंबर सी जो देखते हैं ना, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए, एकोमोडेशन नहीं कहा जाएगा। समायोजन कब कहा जाता है? जब पुराने चीज़ को नए में शामिल करके कुछ नया कर देना, कुछ नया सीखना, तब होगा। तो आइए 7 नंबर में क्या है? सेवंथ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी तथा यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है, शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रतियों, संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्या होगा? पूर्व संख्यात्मक अवस्था होगा। क्या होगा? पूर्व संख्यात्मक अवस्था, यानी
पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, संकेत के माध्यम से सीखता है, वस्तुओं को समझता है। ठीक है, उसमें फंडक्षण का ज्ञान नहीं होता है, फंडक्षण का ज्ञान तो मूर्त में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए 8 नंबर के सवाल में, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसबेल, रॉबर्ट एम गाइने, लेवाल्स्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन किया है, आप लोग भी जानते होंगे, लेवाल्स्की। कोई दिक्कत, आगे देखिए, कौन सा कथन लेवाल्स्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। कौन सा सिद्धांत लेवाल्स्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलन क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 लक्षण चरण है। चलिए आगे देखते हैं, तो ऑप्शन आपका ये कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा सही, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। देखिए, जब भी वाल्स्की से रिलेटेड सवाल होता है वो किससे रिलेटेड होता है, समाज से होता है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए 10 नंबर का देखिएगा, आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा 10 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कौन सा होगा, देखिए, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, डी नंबर केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, तो 10 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 10 का डी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं करवाना है, पनिशमेंट भी नहीं देना है, यूनिफॉर्म रिगिड नहीं करना है, तो ये कर सकते हैं। अधिगम का मूल्यांकन के स्थापना, अधिगम के मूल्यांकन पर बल देना, ये कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझने में कोई दिक्कत है फ्रेंड्स, दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग। चलिए 11 नंबर का देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। ऑप्शन नंबर 11 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक का सिद्धांत, बेंडोरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो दीजिए जवाब अब लोग। तो ये हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। यानी जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में जो प्रयोग की जाती है कौन सा विधि उचित नहीं है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों गैर पारंपरिकवादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना। ऐसा नहीं करेंगे, समझ गए ना, ये उचित विधि नहीं है। आइए 13 नंबर में, आइए 13 नंबर को पढ़ लेते हैं पहले, है ना, बड़ा कर देते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहराव व वेदन को बढ़ावा, वेदन नहीं करना है, ड्रिल मेथड नहीं चाहिए, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पाठ्यक्रम को अध्यापन सामग्री को पारो के लिए पारस्परिक बनाना, पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव को समावेशन करना। ये हो सकता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। पारो को घर पर सीखे गए, स्कूल के सीखे गए ज्ञान पृथक करना, पृथक भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो आगे चलिए 14 नंबर को देखिएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन किस बुद्धि के मूल है ना। क्वेश्चन क्या कहा? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन किस बुद्धि के मूल है। ये आपका लय, भाषा, ये सब जो होता है ना, भाषिक के साथ होता है, लिंग्विस्टिक के साथ होता है। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व मतलब होता है जो दूसरे को समझता है, अंतरा व्यक्तित्व जो अपने आप को रिएक्ट करवाता है, जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर को देखिएगा। तो ये समझ गए ना 14 नंबर का क्या होगा? 14 नंबर का सी होगा, है ना बच्चा, 14 नंबर का सी होगा।
चलिए 15 में आइए। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षण। उपयुक्त कहता है, उपयुक्त कौन सा है? तो बताइए उपयुक्त कौन सा है? सहयोगी होगा, सहयोगी प्रायोजिक कार्य है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है ना, सतत से क्या अभिप्राय है? पहला है अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए BCD पढ़िए। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, ये चीज़ सही नहीं है ना, ये चीज़ सही बिल्कुल नहीं है। चलिए C नंबर, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, ये भी सही नहीं है। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहरण की योग्यता का मापन करना, स्मरण नहीं करवाना है, ये सब चीज़ नहीं करवाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, 16 का ए। कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया? सही हो गया बिल्कुल। आइए 17 नंबर में, 17 नंबर में कहता है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए BCD को देखिए। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। तो 17 नंबर में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देन उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। 17 का आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। क्या हो जाएगा? 17 का ए। कोई दिक्कत? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, आगे बढ़ने के लिए, है ना। आइए 18 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? भेदभाव, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। अब 18 में से देख लीजिए कौन सा सही होगा। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, विभेदन नहीं करना है, स्टैंडर्डाइज नहीं करना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, यह सही चीज़ है। लेबलिंग नहीं करना है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए आप लोग। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, है ना, एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या आप लोग ऐसा ही करेंगे? जो बच्चा अच्छा से नहीं देख पाता उसको क्या कहेंगे? बाबू छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, घर में पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं, भेदभाव हो जाएगा।
समावेशी प्रावधानों का पालने करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। ऐसा बात देखिए क्या है और भी पढ़ते हैं, है ना। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति से जूझने की क्षमता विकसित हो। ऐसा भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, डी नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नियमित जो स्कूल में चलता है पढ़ाई उसी में भेजना चाहिए। आइए 20 नंबर का सवाल देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनता में सहायक होगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कूट दिया हुआ है ना, 20 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में सेटिंग करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? पहला है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। विचार मंथन पर बल देना, ये भी सही लग रहा है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन नहीं होता दोस्त, अपसारी चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है, अभिसारी नहीं, अपसारी होता तो सही होता। असहमति के प्रति सहनशीलता, सहनशीलता भी दिखाना है बच्चा के प्रति। तो 1 2 4, तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? तो आइए 21 नंबर के सवाल को देखिए। किसको देखेंगे? 21 नंबर के सवाल को। एक स्वर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो पढ़िए इसको, 21 नंबर का पढ़िए अच्छा से। एक स्वर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग जवाब दीजिए। तो ये सी नंबर हो जाएगा, बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए 22 नंबर में क्या है? एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 22 नंबर देखिए, 22 का एक क्या है? के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छा बात है। हतोत्साहित करना चाहिए, ये गलत बात है। कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत बात है। सजा देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। कथन कारण वाला सवाल आ गया है ना, तो पढ़िए। विद्यालयों को 23 नंबर का सवाल देखिएगा, बढ़िया देखिएगा। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने
प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, सामूहिक समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। अब रीजन, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील व सामाजिक है। तो अब ऑप्शन आपको बताना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, कि व्याख्या नहीं करता है, ये आपको जवाब देना होगा। तो ये हमको तो दोनों सही लग रहा और व्याख्या भी करता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर का देखिएगा आप लोग, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, संकल्पना मानचित्र। तो 24 नंबर में क्या होगा, 24 नंबर में ऑप्शन नंबर डी होगा। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्र, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 25 नंबर में देखिएगा, एक उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक, इंटरनल मोटिवेशन का बात कर रहा है ना। कौन सा मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता 90% से ऊपर लाने पर घड़ी दिलाने। ये तो एक्सटर्नल हुआ ना भैया, इंटरनल बताइए, इंटरनल। आइए ऑप्शन नंबर बी में, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने के देंगे। ये भी एक्सटर्नल हो गया फ्रेंड्स, ये भी एक्सटर्नल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती। ये भी तो एक्सटर्नल हो गया ना। आइए डी नंबर में क्या है, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। हाँ ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो गया। आइए 26 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो पहला देखिए 26 में क्या है, छात्रों को अधिगम की प्रभावशाली अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। ये तो अच्छा बात है ना, हमको तो नेगेटिव चुनना है ना। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, ये भी सही है। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। डी नंबर देखिए, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन एक दूसरे से तुलना करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए 27 नंबर में क्या है, रुचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, ये तो गलत बात है ना यार, ये चीज़ थोड़ा होगा। 27 का पहला नंबर, अधिक
त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड देना, ये भी गलत बात है। त्रुटियां सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न देना, ये भी गलत बात है। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 100% सही होगा। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेदन और अभ्यास, संप्रतीय समझ। तो 28 नंबर कौन सा पॉलिसी पर बल देती है? संप्रतीय समझ पर देती है। परीक्षा के लिए पढ़ना ये चीज़ नहीं है, स्मरण आधारित शिक्षा ये भी नहीं है, वेदन और अभ्यास ये भी नहीं है ना। डी नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आइए फ्रेंड्स आगे को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपका अर्थपूर्ण यानी बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो देखिए, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आइए 30 नंबर के क्वेश्चन में, छात्रों को विभिन्न प्रकार के सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम, प्रतिअफात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम। तो 30 नंबर में बताइए क्या होगा? तो अन्वेषित अधिगम होगा। ठीक है, 30 नंबर का क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को 20 दिसंबर 2021 वाला क्वेश्चन करवाया, उसी प्रकार कल 21 दिसंबर का बताऊंगा, उसी प्रकार आपका 21-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा क्लियर करवाऊंगा। देन उसके बाद आपको 22-23 में जो एग्ज़ाम हुआ है फिर मैं उसको क्लियर करवाऊंगा। तो पूरा CDP, पूरा मैथ्स, EVS सारा सब्जेक्ट का आपको कवर करवाऊंगा। इसीलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।